Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is Cab on the Go series of ABM. तो आज लेक्चर 4 है इसका और जो लोग फर्स्ट टाइम ये सीरीज देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आप दिसंबर 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो CIIB एग्जाम के लिए तो ये जो सीरीज है ऑन द गो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट बिकॉज इसमें हम टोटल 50 टॉपिक्स लेकर आएंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है एंड हाफ एन आवर की अप्रॉक्स ये क्लास रहा करेगी जिसमें कि हम प्रैक्टिस भी करेंगे और एंड में आपको एक इन्फोग्राफिक समरी भी मिलेगी। तो ये बहुत हेल्प करने वाली है आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने में, है ना, एक किक स्टार्ट देने में। सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज द टॉपिक फॉर टुडे, जिसमें कि मीन हम करने वाले हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जनरली मीन, मीडियन, मोड सब आ जाता है, लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे आज के लेक्चर में मीन की बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो before moving ahead, I also want to tell you that if you are preparing for the JAB exam, तो आपको बहुत मदद मिलेगी अगर आप PYQs प्रैक्टिस करो, है ना। PYQs एक बार देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं आपको पता हो, इंपॉर्टेंट MCQs कौन से हैं। तो उसके लिए आपने edutap.in पे जाना है और जब आप एग्जाम्स में जाकर स्क्रॉल डाउन करोगे कैब में, आपको यहाँ पर ये फ्री मटेरियल दिखेगा, राइट। वंस यू क्लिक ऑन द फ्री मटेरियल आपके पास ये पेज खुलेगा, स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा और ये आपके पास फ्री ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये डाउनलोड CIB PYQs कोई सा भी आप इनमें से क्लिक करोगे, आप ये फ्री ई बुक्स के डाउनलोडिंग पेज पर चले जाओगे और यहाँ से आपको अपनी डिटेल्स डालकर ई बुक डाउनलोड कर लेनी है। इसमें आपको PYQs दिख जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिख जाएंगे एंड प्रैक्टिस MCQs दिख जाएंगे। ठीक है जी। सो इसके साथ ही लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? इट इज फाइंडिंग अ सिंगल वैल्यू जो कि रिप्रेजेंट करे इंटायर डेटा सेट को। पिछले लेक्चर जिन्होंने वॉच नहीं किया, आई वुड रिक्वेस्ट कि वो पहले का कॉन्टेक्स्ट देखते रहें, क्योंकि स्टैट्स में ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी। आप रैंडमली अगर कहीं से उठाओगे तो वो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन प्लेलिस्ट में जाकर आप स्टार्टिंग से वीडियोस देखो तो आपको थोड़ा सा बैकड्रॉप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे चीज़ें रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी। तो एनीवे, कमिंग बैक, पूरा का पूरा जो डेटा सेट है, जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है जो हम पढ़ना चाहते हैं, जिसके बारे में हम स्टैट्स निकालना चाहते हैं, देयर हैज टू बी अ सिंगल वैल्यू जो कि इस डेटा सेट में रिलेटेड सभी ऑब्जर्वेशंस का एक सेंट्रल टेंडेंसी का काम करे, एक मिडिल वैल्यू का काम करे, एक ऐसी वैल्यू जो कि कहीं ना कहीं पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो उसे हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ये जो पूरा का पूरा डेटा है जो कि क्लस्टर्ड पड़ा हुआ है ना, इसको कंडेंस करके हम एक सिंगल वैल्यू पर पहुंचते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, सबने ऑन एन एवरेज 60 मार्क्स स्कोर किया। अब उसका मतलब ये तो नहीं है कि 60 ही मार्क्स आए हैं सबके एग्जैक्टली नहीं, हो सकता है किसी के 49 आए हों, किसी के 55 आए हों, किसी के 72 आए हों, किसी के 70 आए हों, लेकिन लगभग अगर ये क्लस्टर्स ऐसे ही फॉर्म है तो बीच में कोई एक ऐसी डॉट बनेगी, एक ऐसी सेंट्रल टेंडेंसी बनेगी जो कि इस पूरा डेटा सेट का निचोड़ लगभग जो है एक लाकर आपको दे देगी। दैट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। सो मीन इज वन सच सेंट्रल टेंडेंसी एंड द मोस्ट prominent one और the most widely used one. सो अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, तीन तरीके के मीन्स होते हैं जिनके बारे में वन बाय वन हम आज इस क्लास में समझेंगे। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सबसे प्यारा, सबसे अच्छा, नॉर्मल, सिंपल, एवरेज, जो हम बचपन से आज तक करते आए हैं, एवरेजिंग, है ना। तो अरिथमेटिक मीन इज नथिंग बट द बेसिक एवरेज, जिसमें कि हम सारी वैल्यूज को ऐड करते हैं और नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर आपको निकालना है कि क्लास में बच्चों ने कितने मार्क्स ऑन एन एवरेज स्कोर किए, तो आप जितने बच्चे हैं क्लास में, लेट्स से 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स के क्या मार्क्स थे? 79 प्लस 60 प्लस 50, ये कर करके 10th वैल्यू तक के सारे मार्क्स आप ऐड कर लोगे और उसको डिवाइड कर दोगे 10 से, तो आपके पास आ जाएगा 60 एवरेज। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर अरिथमेटिक मीन। दो तरीके के डेटास के लिए हम अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। फर्स्ट इज अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा वो होता है जहाँ पर कोई ग्रुपिंग नहीं होती। सिंपल कि कस्टमर है हमारे पास और सबके खाते में कुछ कुछ पैसे पड़े हैं, किसी में 5,000 पड़े हैं, किसी में 7,000 पड़े हैं, किसी में 9,000 पड़े हैं। ये क्या है? क्या आपके पास कोई ब्रैकेट आ रहा है? नहीं, आपके पास एक एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। हो सकता है 3 लोग हों जिनके पास 5,000 रुपए हो सकता है 2 लोग हों जिनके पास 7,000 है, हो सकता है 5 लोग हों जिनके पास 9,000 है, एग्जैक्ट, है ना। तो इसमें टोटल कितना बन जाएगा? टोटल आपके पास 10, 5 प्लस 2 प्लस 3, 10 आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई, 5,000 प्लस 9, 7,000 प्लस 9,000, ये जितना भी ऐड करके आएगा 20,000, है ना। तो ये 20,000 जो है ये आपका टोटल सम आ गया, समेशन ऑफ वैल्यूज।
तो यहाँ पर जो आपका मीन निकल कर आएगा वो होगा 2000, राइट। ग्रुप्ड डेटा के लिए अगर मैं बात करूँ कि ग्रुप्ड डेटा का कैसे करना है, तो डेटा पुट इनटू ग्रुप्स मतलब क्लास इंटरवल्स। तो जो फ्रीक्वेंसी में हमने सीखा था कि क्लास इंटरवल्स होती हैं 0 से 10,000, है ना, 10,000 टू 20,000, 20,000 टू 30,000। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक ब्रैकेट दे दिया, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं, 0 से लेके 10,000 जिस भी कस्टमर के खाते में है, वैसे 50 कस्टमर्स हैं। सिमिलरली 10,000 से 20,000 जिनके खाते में है, ऐसे 30 कस्टमर्स हैं। तो अब आपने एक रेंज दे दी, दिस इज कॉल्ड ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, बहुत इजी, हमने सॉल्व भी कर लिया, फॉर्मूला का रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता दूं, एक्स बार, ये जो मीन हम निकाल रहे हैं क्योंकि एक स्टैटिस्टिक्स का निकलेगा, सो दिस इज एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। समेशन ऑफ एक्स मतलब सम ऑफ वैल्यूज, ठीक है, एन क्या है, फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो यहाँ पर लेट्स से 50 कस्टमर्स, 30 कस्टमर्स, 20 कस्टमर्स, तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, 100 कस्टमर्स। ठीक है, तो यहाँ पर समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज आया है, सिंपल फ्रीक्वेंसी नहीं आई। एफ एक्स निकलेगा, एफ एक्स क्या है, फ्रीक्वेंसी एंड मिड पॉइंट ऑफ द ग्रुप। तो इसमें आप डायरेक्टली जब सम निकाल रहे हो तो कैसे सम निकालोगे, क्योंकि ब्रैकेट दिया हुआ है ना, 0 से 10,000, 10,000 से 20,000, 20,000 से 30,000। तो अब आप यहाँ पर एक मिड पॉइंट निकालोगे, और ये हमें बहुत अच्छे से पता है मिड पॉइंट कैसे निकालना है ना, ये हमने फ्रीक्वेंसी में किया था। तो मिड पॉइंट निकाला, लेट्स से यहाँ पर 5,000 मिड पॉइंट आया, उसके बाद 15,000, उसके बाद 25,000। तो ये जो मिड पॉइंट्स आ रहे हैं इनको हम इनके फ्रीक्वेंसी से इंटू करेंगे और उन सब का समेशन ऐड करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे आएगा, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, इन तीनों को ऐड करके जो आएगा उसको डिवाइड करेंगे 100 से, बिकॉज 100 इज द समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद इट। So multiply each group's midpoint by frequency, add up all and divide by total frequency. तो एक हम एग्जाम्पल से कर लेते हैं। So balances of 6 customers are given to be 12, 20, 25, 30, 33 and 40. तो क्या करना है इसमें, इन सबको सिंपली हमको ऐड कर देना है और डिवाइड कर देना है कितने से, 1 2 3 4 5 6, 6 टोटल ऑब्जर्वेशंस है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, x हो गया आपका, सॉरी फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी 6, और x कितना हो गया, समेशन ऑफ x ये हो गया, इन सबको ऐड करके 160। तो समेशन ऑफ x अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 160 अपॉन 6, तो 26.67 आपका एवरेज आ गया। यही चीज अगर आप ग्रुप्ड डेटा के लिए करना चाहते हो, तो ये आपके पास रेंज दी है, ये कस्टमर्स दिए हैं, तो आपको क्या करना है, पहले मिड पॉइंट निकालना है। कैसे निकालोगे, इसका और इसका बीच का, तो 0 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2, 12.5, 25 प्लस 50 अपॉन 2, 37.5, उसी प्रकार से 50 प्लस 100 अपॉन 2, 75, है ना। तो ऐसे कर करके आप मिड पॉइंट निकाल लोगे, जिसे हम क्लास मार्क भी कहते हैं। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करोगे और इनका जो भी निकलेगा उसको ऐड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स से ये देखो मैंने यहाँ पर इनटू करके दिखाया हुआ है, 18 इंटू 12.5, दिस केम आउट टू बी 225, 22 इंटू 37.5 केम आउट टू बी 825, देन 12 इंटू 75 900, देन 1200। तो इन सबको बाद में जब ऐड कर दिया तो 3150 आया, विच इज समेशन ऑफ एक्स एंड एफ, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे टोटल क्रॉस फ्रीक्वेंसी से, इन सबको ऐड करेंगे, टोटल आ गया हमारे पास 60। तो हमने ये जो 3150 था इसको 60 से डिवाइड कर दिया एंड हमारे पास आंसर आ गया, राइट। सो इसमें द फॉर्मूला इज एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, इस वाले में सिंपल इट इज समेशन ऑफ एक्स अपॉन एफ। अब लेट्स से आपने किसी चीज का मीन निकाल दिया, है ना, बट यू रियलाइज लेटर ऑन कि वो एक एंट्री बीच में जो है वो इट वाज अ मिस रिकॉर्डिंग, है ना, कोई गलत एंट्री आपने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दी। तो आप कैसे मीन को करेक्ट करोगे, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं कि करेक्टेड मीन कैसे करना है। तो देखो उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एवरेज सैलरी अक्रॉस 50 एम्प्लॉयज कंप्यूटेड एज 68,000, ठीक है। तो एक हमने एक एवरेजिंग निकाली, ठीक है, हमने एवरेज निकाला, जो कि हमने कैसे निकाला होगा, हमने डिवाइड बाय 50 किया होगा, क्योंकि नीचे तो फ्रीक्वेंसी आती है ना, और ऊपर हमने कोई सम ऐड किया होगा, जिसके बाद हमें 68,000 हमारा एवरेज मिला, राइट।
लेटर आपको रियलाइज हुआ कि एक सैलरी 27,000 थी, 72,000 नहीं, यानी कि इस सम में आपने जो 72,000 लिख दिया था और ऐड कर दिया था, जिसको 50 से डिवाइड करने के बाद आपके पास 68,000 आया, वो 72,000 नहीं था, वो था 27,000। ठीक है, इट वॉज इंस्टेड 27,000। तो मतलब अब 72,000 के हिसाब से आपने मीन कैलकुलेट कर दिया है, जो कि ऑब्वियसली गलत है ना, बट क्योंकि यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन जो थी वो 27,000 होनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ 72,000। तो अब आप इसको कैसे करेक्ट करोगे? सबसे पहले आप टोटल सम निकालोगे। ठीक है, तो आप सबसे पहला स्टेप करोगे ओरिजिनल सम कैलकुलेट करना। तो ये 60,000, मुझे एक बात बताओ, लेट मी जस्ट यूज द इरेजर हेयर, है ना। अब इसको भूल जाओ, यहाँ पर जो गड़बड़ हुई है उसको भूलेंगे। सबसे पहले हम पहला स्टेप लेंगे, दैट इज सम कैलकुलेट करना। तो हमने क्या किया, 68,000 इंटू 50 कर लिया। ये हमारे पास क्या आ गया, ये टोटल सम आ गया। मतलब जितनी 50 ऑब्जर्वेशंस थी उनको जो मैं ऐड कर रही थी, ये 50 होंगी ना, मतलब एक वो गलत वाली प्लस 49 अलग अलग सम्स होंगे ना ये, तभी तो उसको 50 से डिवाइड किया और हमारे पास एवरेज आया। तो पहले मैंने टोटल सम निकाल दिया 50 ऑब्जर्वेशंस का, तो ये मेरे पास टोटल सम आया 34 लाख। अब इस 34 लाख में से जो गलत वाला था, जो मैंने ऐड कर दिया था, है ना, अब इसमें से गलत वाला कौन सा था? अच्छा, 72, सॉरी, एक चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में आई थिंक गलत इंटरप्रेट कर दी। लेटर ऑन यू लर्न वन सैलरी यूज्ड 27,000 इंस्टेड ऑफ 72,000। तो 27,000 हमने रिकॉर्ड कर दिया था, लेकिन हमें करना था 72,000। ठीक है, तो करेक्ट वाली कौन सी है? दिस इज द करेक्ट वन, दिस इज द रॉन्ग वन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, हमने 27,000 गलती से रिकॉर्ड कर दिया जबकि हमें 72,000 करना था। तो अब हम यहाँ पर जो गलत वाली एंट्री है, ये जो टोटल सम अब हमने कैलकुलेट कर लिया 50 का, उसमें से गलत एंट्री को माइनस कर देंगे और सही वाली को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब मैंने 34 लाख में से ये जो गलत वाली एंट्री माइनस करी, तो जो भी मेरे पास आया, क्या वो 49 एंट्रीज जो थी उनका करेक्ट सम नहीं था? बिल्कुल था। अब उस करेक्ट सम में मैंने जो ऐड मुझे करेक्टली करना था 72,000 वो भी कर लिया, तो 50 के 50 का करेक्ट सम मेरे पास आ गया, दैट इज 34,000 एंड 4,500। अब जब इसको मैंने डिवाइड किया 50 से, मेरे पास 68,900 इज द फाइनल करेक्टेड एवरेज। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन मेरे पास सही आ गया। सो मेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन क्या है? इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट, सारे के सारे डेटा वैल्यूज को यूज करता है, फर्दर कैलकुलेशंस के लिए बहुत इजी हो जाता है, और अगर आपको आगे कोई हैवी कैलकुलेशन करनी है तो अरिथमेटिक मीन एक बहुत आपको स्टेबल बेसिक डेटा प्रोवाइड कर देता है, एंड इट इज़ वेरी गुड व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर वेरी लार्ज, सो इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट। डीमेरिट्स क्या है? एक्सट्रीम से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। अगर आपके डेटा में कोई एक चीज़ है, सारे के सारे एवरेजेस 9 15, मतलब ऑब्जर्वेशंस 9 15 20 के अराउंड घूम रही है, लेकिन कोई एक एवरेज 99 हो गई, तो आपका पूरा का पूरा अरिथमेटिक मीन जो है वो अपर स्केल की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी एक अगर एक्सट्रीम वैल्यू है, इट कैन इफेक्ट द होल डेटा। ऑल्सो इट्स नॉट वेरी रिलायबल जब डेटा बहुत स्क्यूड हो, यानी कि बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड ऑल ओवर द प्लेस हो, बैलेंस डेटा नहीं है, कोई यहाँ ऑब्जर्वेशन है, कोई यहाँ ऑब्जर्वेशन है, कोई यहाँ, तो वो जो आएगा फाइनल आपके पास मीन, वो बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं आएगा, रिलायबल नहीं आएगा। ठीक है, ऑल्सो यू कैन नॉट कैलकुलेट इट व्हेन द ग्रुप्स आर इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मतलब ओपन एंडेड ग्रुप्स, किसी में दिख दे दिया है 50,000 से ऊपर खाते में किसी के पैसे हैं, तो आप उसमें मिड पॉइंट ही नहीं निकाल पाओगे, है ना। तो इट इज़ डिफिकल्ट इन दो सिनेरियोज। फिर आ जाता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज। ठीक है, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन यूज कहाँ पे होता है। जहां पर भी हम ग्रोथ या कंपाउंडिंग की बात करते हैं टाइम के साथ, है ना, ग्रोथ हो रही है, कोई रेट है ना, परसेंटेज है, रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट है, इन्फ्लेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो जहां पर भी रेट्स, कंपाउंडिंग, है ना, इन सब की बात आती है तो ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल होता है, नॉर्मल मीन इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडिंग इफेक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं। जब आप बोलते हो कि आपको 10% इंटरेस्ट देना है ना, तो आप प्रिंसिपल पर पहले साल कैलकुलेट करते हो, अगले साल प्रिंसिपल कुछ और बदल चुका होता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग, फिर आप उस पर कैलकुलेट करते हो। अगर आप बोलो कि आपको हर साल एसआईपी पर
एक साल 10% का रिटर्न मिल रहा है, एक साल 20% का मिल रहा है, एक साल 30% का मिल रहा है। तो मान लो आपने 100 रुपए डाले हैं, तो पहले साल 110 है, दूसरे साल 20% ऑफ 110 मिलेगा ना। सो दिस इज कंपाउंडिंग, दिस इज नॉट कि आपके पास 10 रुपए ऐड हो रहे हैं, 10 रुपए ऐड हो रहे हैं, 20 रुपए ऐड हो रहे हैं, नहीं। इट इज द परसेंटेज दैट इज बीइंग एडेड। तो उस केस में आपको हमेशा और हमेशा ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करना है। कैलकुलेट कैसे होता है? इट इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज। एज डिफिकल्ट एज इट साउंड्स, इट इज वेरी वेरी इजी, सिंपल। रूट है, अंडर रूट कितने टाइम्स? स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, इट इज द nth रूट। टू भी हो सकता है, 3, 4, 5, 100, 200, एनीथिंग। nth रूट मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उतना रूट आपको निकालना है, किसका? प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज का, सारे के सारे वैल्यूज का प्रोडक्ट लेना है, इनटू करना है और उसका अंडर रूट निकाल देना है फ्रीक्वेंसी से। ठीक है। सो एएम में सिर्फ एड्स एंड डिविजन्स होते हैं, लेकिन जीएम में कंपाउंडिंग का इफेक्ट स्टडी किया जाता है। जीएम हमेशा लेस देन एएम रहता है। ठीक है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए कैलकुलेट हो सकता है। जीरो अगर कोई ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वेशन जीरो है या माइनस है या फिर डेसिमल में है, तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जीरो है तो ये सब कुछ जीरो हो जाएगा, अगर माइनस में है तो सारा कुछ नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड, राइट। सो इस तरीके से कैलकुलेशंस में दिक्कत है। सो नो नेगेटिव्स और जीरोस अलाउड। फॉर्मूला क्या है जीएम का? एन अपॉन प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। सो अ बैंक लेंडिंग रेट्स ओवर 4 क्वार्टर, ठीक है, बैंक के रेट्स हैं अलग अलग 4 क्वार्टर्स में, तो आपको इसका जीएम कैलकुलेट करना है। सिंपल, कैसे करोगे? 8 × 9 × 7 × 4 अंडर रूट, किसका करोगे अंडर रूट? कितनी ऑब्जर्वेशन है? 4 ऑब्जर्वेशन है, तो आप इसका फोर्थ अंडर रूट निकालोगे, इट विल कम आउट टू बी 8.48, राइट। सो बिकॉज सम क्वांटिटीज, क्यों मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पर, ये उसका रीजन दिया हुआ है कि बिकॉज सम क्वांटिटीज डोंट इंक्रीज बाय एडिशन। ठीक है। आप सिंपल, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया वो यहाँ पर वर्बली लिखा हुआ है। सो कहने की बात ये है कि जब हम कंपाउंडिंग का इफेक्ट स्टडी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि 100 रुपए अगर आपने प्रिंसिपल अमाउंट डाला तो उसमें हर साल 10 रुपए ऐड हो रहे हैं। वो हो जाता तो सिंपल इंटरेस्ट की बात हो जाती। यहाँ पर कंपाउंडिंग हो रही है, पहले 110 बन रहा है, फिर उसके रिटर्न के बेसिस पर आपको अगला रिटर्न मिल रहा है, फिर उसके रिटर्न के बेसिस पर अगला रिटर्न मिल रहा है। सो देयर इज अ कंपाउंडिंग इफेक्ट दैट इज हैपनिंग। उसको स्टडी करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर अंडर रूट निकालते हैं। ठीक है जी। सो ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा कैसे निकालना है ना। अनग्रुप्ड तो समझ में आ गया, लेकिन व्हेन डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन ग्रुप्स, है ना, अलग अलग कैटेगरीज की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, तो उसमें आप क्या करोगे? तो उसमें आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है। आपके पास ऑब्जर्वेशन दी है, उस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, आपको उसकी पावर बना देनी है। उसके बाद इनटू दूसरी आपके पास जो भी ऑब्जर्वेशन है उसकी पावर क्या दी हुई है, ऐसे करके जितनी पावर्स है अंडर रूट डिवाइड, मतलब अंडर रूट ऑफ nth ऑब्जर्वेशन। बोलने में समझ नहीं आ रहा तो हम एग्जाम्पल से करेंगे। सिंपल, आपके पास ये इंटरेस्ट रेट्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ लोन्स दिया हुआ है। अ बैंक हैज इशूड लोन्स एट डिफरेंट रेट्स। अब मुझे पता चल गया कि इसमें रेट की बात हो रही है, लोन्स की बात हो रही है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मतलब यहाँ पर मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ठीक है। तो लेट्स से एवरेज निकालना है हमने बेसिकली। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है आप आइडेंटिफाई करो आपकी ऑब्जर्वेशंस कौन सी हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लोन्स कैन नेवर बी द ऑब्जर्वेशन, इट इज द इंटरेस्ट रेट दैट इज द ऑब्जर्वेशन। तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4 इज द ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी क्या है? F1, F2, F3, F4 क्या है? ये है आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। ठीक है। तो आप 1 इंटू 5 नहीं, 1 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 10 ऐसे करोगे और अंडर रूट कर दोगे। अब यहाँ पर f कितना डालोगे? f विल बी द समिशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, दैट इज 26। तो 26 रूट आप निकालोगे इन प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट मतलब जो हम किसी चीज को इनटू करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है। तो 26th अंडर रूट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स यू विल कैलकुलेट। अब आपको डर लग रहा होगा कि मैम वो ठीक है पर ये कैलकुलेट करना कैसे है ना, वो मैं आपको बताऊंगी। एक शॉर्टकट है जो कि अभी लॉन्ग कट लग सकते हैं, लेकिन आप 4-5 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप कोई भी अंडर रूट निकाल पाओगे। वैसे एग्जाम में देयर इज अ वेरी ब्राइट चांस कि सम हिंट विल बी देयर, तो आपको इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी या फिर क्वेश्चन ही थोड़ा इजी अंडर रूट निकालने वाला आएगा, है ना। तो कमिंग बैक, हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पर फॉर्मूला में
अपनी प्लेसमेंट्स करी, है ना, अंडर रूट 26 वाला निकाला, इन सबको, इसके बाद तो सॉल्विंग है ना, आपने 1/5 को कैलकुलेट किया, 2 की पावर 6 को कैलकुलेट किया, फिर इन सबको इनटू किया, तो आपके पास ये बड़ा सा प्रोडक्ट आ गया, इसको आपने अंडर रूट 26 कर लिया, ठीक है। तो हमने ये फर्स्ट ही उसमें कर लिया, तो ये हमें समझ आ गया है। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा ना, दैट विल बी 2.4705। अब इसका मतलब क्या है 2.4705 का? इसका मतलब है कि बैंक का जो इफेक्टिव एवरेज इंटरेस्ट रेट्स है हर एक लोन पे, चाहे वो लोन जितने लोगों ने लिए हैं, जिस रेट पर जा रहा है, ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 2.47% इज द रेट जिस पर कि बैंक लोन दे रहा है ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो इसमें सिंपल हम एवरेज यूज नहीं कर रहे थे, क्यों नहीं करी? क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट है लोन्स में। दिस इज मोर मीनिंगफुल देन अरिथमेटिक मीन बिकॉज इट अकाउंट्स फॉर द मल्टीप्लिकेटिव नेचर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो जीएम तब यूज करना है जब रेशियोज, परसेंटेज और ग्रोथ फैक्टर्स इन्वॉल्व हो। हर एक वैल्यू को, ये एक समरी है जो अभी तक हमने पढ़ा, हर एक वैल्यू को उसकी फ्रीक्वेंसी की पावर में लेकर जाना है और पूरे के पूरे को अंडर रूट कर देना है nth रूट से। nth क्या है? n इज द फ्रीक्वेंसी, या फिर जहां पर फ्रीक्वेंसी आपकी टोटल फ्रीक्वेंसीज जो है, राइट, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब बात कर लेते हैं कि शॉर्टकट क्या है। ये आपके सिलेबस का पार्ट बिल्कुल नहीं है, ये मैंने एक शॉर्ट स्लैश लॉन्ग कट जो भी कह लो, है ना, ये निकाला है ताकि आप कैलकुलेट कर सको। तो मैं आपके सामने एक बार यहाँ पर भी कर देती हूँ। कैलकुलेटर मेरे सामने खुला हुआ है, आप भी खोल के देखो, ठीक है। सो 16,292,577, ठीक है, 577,280 भी आ गए, ओके। सो इतना बड़ा सा हमारे पास डिजिट है, हमें इसका 26th रूट निकालना है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपने कैलकुलेटर पे ये नंबर एंटर किया, मैंने भी कर लिया, आपने भी कर लिया। अब जो स्क्वायर रूट है उसको 12 बार हमें प्रेस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार हमने इसको स्क्वायर रूट को प्रेस कर लिया। अब -1 करना है, ठीक है। अब लेट मी टेल यू, ये जो 12 बार किया है और -1 किया है, ठीक है, ये स्टेप कर लिया हमने, कहाँ गया, हाँ जी, ये स्टेप कर लिया, ये स्टेप कर लिया, ये स्टेप कर लिया, ये कंसिस्टेंट है, ये 12 बार चेंज नहीं होगा, चाहे आपको 26 रूट निकालना है, चाहे आपको स्क्वायर रूट निकालना है, चाहे क्यूब रूट निकालना है, ये जो 12 है ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो पहले -1 किया, बाद में +1 करेंगे, तो ये जो 1 1 और 12 है, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर यू आर राइटिंग हेयर और वट एवर यू हैव टू कैलकुलेट हेयर, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, राइट। सो -1 कर लिया। अब जो भी आंसर आया है उसको हमने n से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर क्योंकि हमें 26 रूट निकालना है, तो डिवाइड बाय 26 कर लिया। यही चीज अगर हमें 3 निकालनी होती तो इसको डिवाइड बाय 3 करते, 2 निकालनी होती तो डिवाइड बाय 2 करते, ठीक है। तो वो कर लिया, उसके बाद सीधा +1 दबाया मैंने, और अब इनटू दबाया एंड इक्वल टू ऑल्टरनेट टाइम्स, मतलब इनटू दबाया और उसके बाद इक्वल टू 12 टाइम्स, इनटू इक्वल टू, ठीक है। तो मैं करने जा रही हूँ, फर्स्ट टाइम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, ninth, 10th, 11th, 12th. And this is exactly the answer that I've got. I wish I could show you like this. But yeah, it's 2.476505. Okay. So this is how you calculate. ये जो आपका आंसर है, अप्रोक्सीमेशन में आपको यहाँ पर हमेशा आंसर सही जो है आपका मिल जाएगा। सो एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस हैं इसके, या सो द एडवांटेजेस आर दैट इट इज परफेक्ट जहां पर ग्रोथ रेट्स कैलकुलेट करने हैं, कंपाउंडिंग कैलकुलेशंस देखनी है, लेस इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, जो बहुत एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उसमें यहाँ पर इम्पैक्ट कम पड़ता है, जैसे अर्थमेटिक मीन पे बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, एंड इट इज़ मोर एक्यूरेट फॉर परसेंटेज चेंजेस। डिसएडवांटेजेस फॉर बैंकिंग क्या है? नेगेटिव वैल्यूज को हैंडल नहीं कर सकता, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है कैलकुलेट करना, वो आपने देख ही लिया, एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन टू कस्टमर्स कि किस बेसिस पर हमने एवरेज निकाला है, राइट। देन यू हैव योर हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन जो है, इट इज द एवरेज that is most appropriate when we want to find the average of rates, ratios per unit values where same quantity is involved in each case. सिंपल शब्दों में, जब आपके पास, मैं आपको एक चीट कोड बताऊं इसका, पर रेट पर यूनिट, किलोमीटर पर आर, प्राइस पर आर, है ना, तो मतलब पर वाला जब भी सिचुएशन आ गई ना, कोई रेट आप स्टडी कर रहे हो लेकिन इन रिलेशन टू सम कांस्टेंट डेटा, दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। मतलब उसमें आप जो कैलकुलेट करोगे एवरेज, दैट विल बी कॉल्ड हार्मोनिक मीन।
हार्मोनिक मीन एक तरीके से इट गिव्स मोर वेट टू स्मॉलर वैल्यूज, जहाँ पर छोटी छोटी वैल्यूज भी हैं उनको भी अपने कंसिडरेशन में लेकर एवरेज जो है वो बहुत ऑल इंक्लूसिव बनता है, मेकिंग इट स्पेशली सूटेबल फॉर सिचुएशंस जहाँ पर लो वैल्यूज हैव अ लार्जर ओवरऑल इम्पैक्ट। ठीक है, छोटी छोटी बहुत सारी वैल्यूज हैं और उनका इम्पैक्ट ज़्यादा है, उस केस में ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है। तो इंटरप्रिटेशन क्या है, एच एम इज़ द राइट एवरेज व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन इज अ रेट, यानी कि पर यूनिट। न्यूमिरेटर मोस्टली फिक्स्ड है। अब न्यूमिरेटर इज नॉट द एक्चुअल न्यूमिरेटर, यहाँ पर वी आर टॉकिंग, जब हम बोलते हैं किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर कितने घंटे में किलोमीटर, 1 किलोमीटर कवर हो रहा है ना, उसकी बात हो रही है ना, या पर आवर, आर कितने, 1 घंटे में कितने किलोमीटर कवर हो रहे हैं, इसकी बात हो रही है ना। तो हर बार हम एक ही घंटे को कंसिडर कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से जब भी पर प्राइस पर शेयर है ना, रेट पर यूनिट कुछ भी आए पर वाला, उसमें आपने आंखें बंद करके हार्मोनिक मीन लगा देना है। सो फॉर ग्रुप्ड डेटा एंड अनग्रुप्ड डेटा वी हैव डिफरेंट फॉर्मूलाज। इनको एग्जाम्पल से करते हैं, बिकॉज आई बिलीव एक बार हमने एग्जाम्पल समझ लिया तो पीछे आके आपके लिए फॉर्मूलाज में उसको अप्लाई करना बहुत ईजी हो जाता है ना, और फॉर्मूला का रट्टा मारना तो मुझे वैसे भी सही नहीं लगता। तो समेशन ऑफ एफ डिवाइडेड बाय एक्स, और इसका कुछ और ही फॉर्मूला है, हम करके देखते हैं एग्जाम्पल से। सो सपोज यू हैव 5 ब्रांचेस जिन्होंने अपने प्रोसेसिंग रेट्स बताए हुए हैं। अब यहाँ पर चेक पर आर बताया हुआ है कि अलग अलग ब्रांचेस हैं और हर घंटे में वो कितने चेक्स को प्रोसेस करते हैं। तो ऐसे में हर रेट जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई ब्रांच है वो 50 रेट्स जो है पर आर क्लियर करती है, कोई है 60, कोई है 75, कोई है 100। कितनी ब्रांचेस हैं, 2 ब्रांचेस ऐसी हैं जो 50 की रेट पर करती हैं, 3 ऐसी हैं जो 60 की रेट पर, है ना। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई और एक्स आ गया। नाउ हियर फर्स्ट थिंग यू विल डू इज calculate the total frequency. Total frequency has come out to be 10. So आंखें बंद करके समेशन ऑफ f ऊपर लिख देना है ना। तो 10 आपके पास न्यूमरेटर में आ गया। नाउ डिवाइडेड बाय, डिवाइड करना है आपको f अपॉन x के साथ। f क्या है आपका यहाँ पर 2, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x क्या है 50। तो जो फ्रीक्वेंसी आई है उसको डिवाइड कर देंगे जो ऑब्जर्वेशन है उसके साथ, और बीच में डालेंगे एडिशन का साइन। ठीक है, ऐड करेंगे यहाँ पर हम 3/60, 3/75, 2/100। दिस इज वॉट यू हैव रिटन हेयर। इनको आप कैलकुलेटर पे डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे, टोटल कर लोगे, डिवाइड कर दोगे, आपके पास 66.67 चेक्स पर आवर का जो रेट है ऑन एन एवरेज विद द हेल्प ऑफ हार्मोनिक मीन आ गया। क्यों रेलेवेंट है ये? क्या हम इसमें सिंपल एवरेज निकालते तो ऐसा आंसर आता? नहीं, ये आंसर नहीं आता। ये लेकिन ज़्यादा रेलेवेंट है क्योंकि ये रेट्स की बात कर रहे हैं कि कैसे हर एक घंटे में अलग अलग नंबर ऑफ चेक्स जो है वो प्रोसेस किए जा रहे हैं। तो ये हर एक डेटा को इनटू कंसिडरेशन ले रहा है, आंख बंद करके ऑन एन एवरेज नहीं बोल रहा। ठीक है ना। तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए कैसे करना है? अनग्रुप्ड डेटा में यू हैव अ बैंक जिसके 3 फिक्स डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, 3 फिक्स डिपॉजिट्स हैं और 6% पर एनम। तो ये पर आ गया। तो ये जो पर एनम की एफडीज हैं, ये हमने पहले तो कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3, तो 3 इज द फ्रीक्वेंसी, तो ये हमने ऐड कर ली। इंडिविजुअली सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अब यहाँ पर एक एक एफडी की बात करी गई है। तो 1/6, 1/8, 1/10, and then you calculate it with the help of calculator and you will get 7.66. So 7.66 is the average effective interest which is lower than arithmetic mean of 8. Arithmetic mean अगर आप इनका निकालते 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाय 3 करके, तो आपके पास 8 आता है ना, और ये ज़्यादा था। तो 7.66 कम है क्योंकि ये कम वाले यूनिट्स को भी कंसिडर कर कर चल रहा है और पूरे के पूरे जो रेट है उसको कंसिडर कर कर चल रहा है। इट इज़ मोर क्लोजर टू द एक्चुअल वैल्यूज। ठीक है जी। सो मेरिट की बात करें अगर, इसके क्या है, रेट्स एंड रेशोज एंड जो स्मॉलर डिनोमिनेशंस हैं, लो प्राइजेस, लो स्पीड्स, उन सब एरियाज में कैलकुलेट करने में ये एवरेज बहुत मदद करता है। डीमेरिट ये है कि स्मॉल वैल्यूज को लेकर क्योंकि सेंसिटिव है, तो कभी कभी जो नियर जीरो प्राइजेस हैं वो डेटा को थोड़ा सा अनरिलायबल बना देते हैं। लेस इंट्यूटिव देन एएम एंड नीड्स केयर टू अप्लाई इन द राइट सिचुएशंस। ये सबसे बड़ा चैलेंज भी है, हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर हमें ये वाला मीन अप्लाई करना है। तो एएम जो है वो हर एक में लागू हो जाता है, लेकिन जीएम कहीं कहीं पर होता है और वो भी हमें देखना पड़ता है कि कहाँ पर ये मोस्ट सुटेबल है। सो
चॉइस रूल, ठीक है, कैसे आप देखोगे कि कौन सी जगह पर आपको कौन सा लगाना है। तो जहाँ पर बैलेंसेस, सैलरीज, टिकट साइज, सिंपल सेम प्लेन यूनिट्स दी हुई हैं, या तो ब्रैकेट में दी हुई हैं, यानी कि एक रेंज में दी हुई हैं, या सिंपल दी हुई हैं, उसमें आप एम कैलकुलेट करोगे। जहाँ पर कंपाउंडिंग की बात हो रही है, ग्रोथ एंड रिटर्न्स की, वहाँ पर आप जीएम की बात करोगे, और एचएम की बात करोगे जहाँ पे रेट्स पर रेशोज की बात हो रही है। हमेशा और हमेशा एम विल बी द लार्जेस्ट वन, जीएम विल बी स्मॉलर, एंड एचएम विल बी द स्मॉलेस्ट। ये तीनों इक्वल तब होंगे जब सारी की सारी ऑब्जर्वेशन सेम है, यानी कि 5 5 5 5 5। इसका आप तीनों चीजें अगर कैलकुलेट करो तो यू विल गेट एग्जैक्टली द सेम जी एम एच एम एंड ऑल, राइट। सो ऑल्सो देर इज वन थिंग कि ए एम इंटू एच एम करोगे तो जी एम स्क्वायर आपको मिलेगा। दिस इज द रिलेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि कभी कभी आपको क्वेश्चन में बोला जा सकता है कि ए एम कैलकुलेट करो, मतलब ए एम कैलकुलेट करने के लिए डेटा दिया जा सकता है, एच एम अलग से बताया जा सकता है, और फिर कहा जा सकता है कि जी एम कैलकुलेट करो। तो आपको अगर ये रिलेशन पता होगा तो आप ए एम कैलकुलेट कर पाओगे, एच एम ऑलरेडी दिया है तो इनको इनटू करके आपके पास जी एम स्क्वायर आ जाएगा, और उसका अंडर रूट निकाल के आप जी एम की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है जी। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है, इसको आप देख लो, है ना। इट इज़ वेरी ईजी। ए एम दिया हुआ है, जी एम दिया हुआ है, सिंपल एच एम निकालना है, तो वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके निकाल लिया। सो दिस इज द समरी, या आप रिवाइज करने के लिए रख सकते हो, एंड दिस इज द होल लाइक द समरी ऑफ द लेक्चर, जो भी हमने आज की क्लास में किया ये उस बारे में है। तो ये आपकी इस तरह से इन्फोग्राफिक जो इमेजेस हैं ये बहुत मदद कर सकते हैं, अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो एक ही जगह पे सारा कुछ आप रिवीजन कर सकते हो। ऑल्दो आई विल सजेस्ट कि स्टिल कर ही रहे हो तो 5 मिनट लगा के पूरी पीडीएफ देखो, है ना, इट विल हेल्प यू मोर। सो अब फटाफट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अरिथमेटिक मीन। सो अरिथमेटिक मीन सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस का इस्तेमाल करता है डेटा सेट में। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, ऐसा नहीं है, इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। Arithmetic mean can be used for further statistical calculations. Absolutely true. It cannot be calculated for open-ended class intervals. बिल्कुल सही। तो इसमें क्या आंसर सही हो गया? 1, 3 and 4. A bank records annual growth in deposits over 3 years. So 10%, 20% and 30%. Which measure of central tendency is most appropriate to calculate average annual growth rate? अब ये पर कुछ नहीं है, सिंपल एवरेज ग्रोथ रेट निकालना है। तो क्या कैसे निकालोगे? ज्योमेट्रिक मीन से निकालोगे। A banker wants to calculate average speed of a car of a cash van, okay, that travels equal distances. ठीक है, तो न्यूमरेटर में इक्वल डिस्टेंस है और 3 रूट्स हैं। एक है 40 किलोमीटर पर आवर वाला, एक है 60 किलोमीटर पर आवर वाला, एक है 120 किलोमीटर पर आवर वाला। तो ये पर आ गया तो क्या करेंगे हम? हार्मोनिक मीन, बिकॉज रेट्स आर रिक्वायर्ड एंड फिक्स डिस्टेंस इज गिवन। सो सी अगेन वुड बी द करेक्ट आंसर. So this is all for today's session, guys. We have very nicely completed the concept of mean, और इसमें तीनों means हमने समझ लिए. Now, if you have any more query, you can reach out to us on the given information, and you can follow this playlist जो OTG की है. इसमें काफ़ी सारे concepts आपके साथ साथ cover होते रहेंगे, और simultaneously आप self study भी start कर सकते हो. Also, if you are waiting for EduTap courses, very soon we'll be launching one. So stay tuned. You will be informed very soon. Thank you.